मैं दोबारा ड्राइंग रूम में पहुंच गया। शिराजी का चेहरा शराब की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ग्लोरिया सपाट नजरों से उसे घूर रही थी। मुझे देखते ही वो बोली, तुम कहाँ मटरगश्त करते फिर रहे हो? ये मरदूद अभी अभी मेरे हाथों से पिटते पिटते बचा है। मैंने कहा, बचा है तो अब पिटेगा, जब फांसी का फंदा इसके गले में पड़ेगा सारी अकड़फू निकल जाएगी। मेरा जुमला सुनकर शिराजी यूं उछला जैसे सोफे में अचानक कोई कील निकल आई हो। वो मरदूद इतना आउट नहीं हुआ था जितना जाहिर कर रहा था। उसने संभल कर कहा, मैं अगर तुम लोगों को अपने घर ले आया हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरी तौहीन करो। लगता है तुम दोनों ही फ्रॉड हो। मुझे बताओ, किस सिफारत खाने से ताल्लुक है तुम्हारा? मैंने कहा, वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में किस बदनसीब की लाश है? ये सुनकर शिराजी सकते किसी हालत में बैठा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई हो। ग्लोरिया भी मुझे हैरत से देख रही थी। वो आंखों ही आंखों में ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि वाकई ऐसा ही है या मैं शिराजी के साथ ब्लफ कर रहा हूँ। मैंने ग्लोरिया से कहा, पुलिस को फोन करो। मैं भूल गया था कि शिराजी की नजरों में ग्लोरिया मेरी बॉस है। शिराजी ने अजीब से लहजे में कहा, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। उसने आहिस्तगी से ग्लास साइड टेबल पर रखा, फिर बोला, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये एक हादसा था, मैं उसे कत्ल करना नहीं चाहता था, बस अचानक ही सब कुछ हो गया। तुम ये समझो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, बल्कि मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने कहा, मैं भला ये कैसे समझ लूं? एक औरत की लाश गाड़ी की डिक्की में देखने के बावजूद मैं कैसे भूल सकता हूँ? शिराजी ने कहा, भूलने को तो तुम बहुत कुछ भूल सकते हो। उसने साइड पर रखा हुआ ब्रीफकेस उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं, मैंने एक पार्टी को देने के लिए निकलवाए थे। मेरे ख्याल में अब तुम्हें भूलने में कोई एतराज नहीं होगा। मैंने कहा, एक इंसानी जिंदगी की कीमत सिर्फ 1 लाख? नहीं मिस्टर शिराजी, तुमने मेरे बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया है और ये तुम अपनी जिंदगी की कीमत लगा रहे हो। फांसी का फंदा तो तुम्हारी गर्दन में होगा। शिराजी बोला, अच्छा तो फिर इसकी एक और सूरत है, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूँ, अपनी मर्जी से उसमें रकम लिख लेना। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और अचानक बाहर निकाल लिया। उसके हाथ में 22 बोर का छोटा सा पिस्टल था। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, अरे ये कैसा चमक रहा है? फिर सर्द लहजे में कहा, इस टॉय पिस्टल को जेब में रख लें मिस्टर शिराजी और शरीफ आदमियों की तरह बात करें। गो कि आप शरीफ आदमी हैं नहीं, मगर पोज करने में क्या मुजायका है। शिराजी ने लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की। बोला, इस टॉय पिस्टल से बिल्कुल असली गोली निकलती है और तुम जैसे चपड़ कनाती के लिए एक ही काफी होती है, इसलिए ज्यादा बकबक मत करो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मैंने कहा, यह सीन भी गालिबन तुमने फिल्मों में देखा होगा, कहो तो दीवार के साथ दोनों हाथ भी टिका दूं। शिराजी धाड़ा, बकवास बंद करो। तुम जबरदस्ती मेरे बंगले में घुसे, बल्कि गन पॉइंट पर मुझे यहाँ लेकर आए। मेरी एक मुलाकाती मिसेस सिद्दीकी का मर्डर किया और मुझे लूट कर फरार होना चाहते थे कि मैंने बर वक्त तुम पर काबू पा लिया। मैंने हंसकर कहा, वेरी गुड, तुमने नाहक सिविल सर्विस में झक मारी। तुम्हें तो फिल्म स्टोरी राइटर होना चाहिए था। क्या खूबसूरत कहानी बनाई है, मगर तुम मेरे सिफारत खाने को भूल गए हो शायद। मैंने उसका मजाक उड़ाया। वो बोला, दुनिया का कोई भी मुल्क डाकुओं, लुटेरों और कातिलों की पुष्ट पनाही नहीं करता। मैं कोई खिसियारा नहीं हूँ, तुम्हारे सिफारत खाने से भी निमट लूंगा। चलो अब दीवार की तरफ मुंह करो। उसने ग्लोरिया को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया था। शायद उसका ख्याल था कि एक तो वो शराब के नशे में धुत है, फिर पिस्टल देखकर बिल्कुल ही सहम गई होगी। ग्लोरिया ने भी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, क्या हो गया सुल्तान? इस शरीफ आदमी को गुस्सा क्यों दिला दिया? ये तो बहुत अच्छा आदमी है। चलो दीवार की तरफ मुंह करो, शाबाश, बड़ों का कहना मानना चाहिए। ये कहकर वो लड़खड़ाती हुई उठी और मुझे दीवार की तरफ धकेल दिया। मैंने चीख कर कहा, आप पागल तो नहीं हो गई मैडम? ये हमें एक कत्ल के इल्जाम में फांसना चाहता है। ग्लोरिया लहरा कर बोली, शट अप, चलो दीवार की तरफ मुंह करो। फिर वो शिराजी की तरफ देखकर मखमूर अंदाज में मुस्कुराई और लड़खड़ाकर उसके नजदीक पहुंच गई। मैंने मसनूई गुस्से से बड़बड़ाते हुए दीवार की तरफ मुंह फेर लिया। मैंने कनखियों से देखा। ग्लोरिया एक कदम और आगे बढ़ी और एकदम उसके पिस्टल वाले हाथ पर हाथ मार दिया। पिस्टल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। फिर ग्लोरिया का भरपूर थप्पड़ शिराजी के मुंह पर पड़ा। वो चकरा कर रह गया। वो हैरत से यूं ग्लोरिया को देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया। उसके लिए तो बात भी हैरत की थी। नशे में धुत एक नाजुक अंदाम गैर मुल्की दोशीजा इतनी तेजी कैसे दिखा सकती थी? वो चंद लम्हे के लिए हैरत से गुंग होकर रह गया। फिर जब वो सदमे से संभला तो मैं उसे दबोच चुका था। मैंने कहा, अब बताओ मिस्टर शिराजी, हम तुम्हें गन पॉइंट पर यहाँ लेकर आए थे या वो कत्ल तुमने किया है? शिराजी अब बिल्कुल ही ढह गया था। मैं अगर उसे सोफे पर न बिठा देता तो शायद वो गिर पड़ता। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसने हाँफते हुए कहा,
मैंने इस हरामजादी को जानबूझकर कत्ल नहीं किया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और उसके मुतालिबात बढ़ते ही जा रहे थे। जो कुछ भी हुआ वो इश्तियाल के आलम में हुआ। तुम चाहो तो मैं जबान बंद रखने के लिए तुम्हें इससे दुगनी रकम भी दे सकता हूँ। शिराजी ने तपाई पर रखा हुआ ग्लास उठाकर उसे एक ही घूंट में खाली कर दिया। मैंने कहा, रकम तो खैर हम ले ही लेंगे, मगर जबान बंद रखने का वादा नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम पूरी बात सुनने के बाद अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। ग्लोरिया बोली, ये मिसेस सिद्दीकी थी कौन और तुमसे इसका क्या ताल्लुक था? ये तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? शिराजी बोला, इसके शौहर का छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। बीवी को सीढ़ी बनाकर उसने अपना बिजनेस फैला लिया और आज वो करोड़ों की आसामी है। मिसेस सिद्दीकी का ताल्लुक पहले अहमद अली से था। अहमद अली का नाम तो तुमने सुना होगा। उसके जरिए इसकी मुलाकात मुझसे हुई और मुझसे चंद ऐसे राज हासिल करने में कामयाब हो गई जो मुल्क की सलामती के मुनाफी थे। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस बदबख्त औरत का ताल्लुक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से भी था। ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा, अगर तुम्हें ये बात पहले मालूम हो जाती तो क्या करते? शिराजी बोला, मैं अहमद अली साहब को इसकी असलियत से आगाह कर देता और शायद ये बहुत पहले फांसी पर लटक जाती। मुझे उसके जवाब पर बेख्तियार हंसी आ गई। अहमद अली तो खुद CIA और रॉ का आलायकार था। वो उल्टा शिराजी को फंसा देता। मैंने इस ख्याल का इजहार शिराजी से नहीं किया। मैंने कहा, चलो मान लिया कि वो वाजिबुल कत्ल थी, मगर तुमने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? मैंने यूं कहा जैसे आज तक मैंने चींटी भी न मारी हो। कहा, खैर अब तुम क्या चाहते हो? शिराजी बोला, मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ। मैंने किसी घाक सेल्समैन की तरह कहा, ठीक है, फिर 5 लाख रुपए और अपनी गाड़ी हमें दे दो, हम इस वाक्य को भूल जाएंगे। शिराजी ने हैरत से कहा, 5 लाख रुपए और गाड़ी? मैं फौरी तौर पर इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? मैंने कहा, तुम्हारी तरह काला धन कमाने वाले अपनी पूंजी बैंक में नहीं रखते। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस वक्त भी तुम्हारे पास 5 लाख तो क्या 10 लाख भी होंगे। जल्दी फैसला करो ताकि फिर हम भी कोई फैसला करें। वो बोला, ऐसा करो, 3 लाख रुपए ले लो, मेरे पास इससे ज्यादा हैं भी नहीं और फौरी तौर पर गाड़ी की फराहमी भी मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। मैंने बेजारी से कहा, छोड़ो, फिर इस मौजू को खत्म करो। मैडम, आप पुलिस और अहमद अली साहब को फोन कर दें। अब इस मौजू पर मजीद बातचीत वही करेंगे। ग्लोरिया फोन की तरफ बढ़ी तो शिराजी कराह कर बोला, ठहरो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है मगर ये ज्यादती है। मैंने कहा, तुमने अब तक मुल्क की खजाने से करोड़ों रुपया लूटा है, ये कौम के साथ जो ज्यादती है ये किस खाते में जाएगी? शिराजी बोला, अगर मैंने तुम्हें गाड़ी दे दी तो इस लाश का क्या करूंगा? मैंने कहा, पहले तुम हमारे साथ चलकर लाश को ठिकाने लगवाओ। हाँ, गाड़ी के पेपर और मुझे एक रसीद दोगे कि वो गाड़ी मैंने तुमसे खरीद ली। शिराजी मरे मरे लहजे में बोला, तुम मुझे सिफारतकार तो नहीं लगते? मैंने हंसकर कहा, लगूंगा कैसे, मैं सिफारतकार हूं भी नहीं। शिराजी शिकस्ता लहजे में बोला, देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, मगर रकम में कुछ कमी कर दो। अब से 10 साल पहले 1 लाख भी खासी खती रकम थी और यहाँ तो सवाल 5 लाख का था। शिराजी ने कहा, मैं हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज हूँ, मेरी तबीयत इस वक्त बहुत खराब हो रही है। मैं अगर मर गया तो तुम रकम से महरूम तो रहोगे ही, उल्टे मुसीबत में पड़ जाओगे। शिराजी ने हाँपते हुए कहा, मैं जरा बाथरूम तक जाऊंगा। मैंने कहा, जरूर जाओ, बल्कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तनहा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। शिराजी के लहजे में मुर्दनी सी थी। बोला, जो तुम्हारी मर्जी आए करो, मुझे बाथरूम ले चलो, अटैच बाथ मेरे बेडरूम में है। मैं उसे लेकर बेडरूम में दाखिल हुआ तो मेरी नजर टेलीफोन सेट पर पड़ी। मैंने उसका रिसीवर तार समेत उखाड़ लिया। हर चंद के कमरा बेशकीमत सामान से आरास्ता था, मगर वहां अजीब सी घुटन थी। शायद महीनों से शिराजी ने उस कमरे की खिड़कियां नहीं खोली थी। मैंने एहतियातन बाथरूम का जायजा भी ले लिया। उसमें सिवाय एक वेंटिलेटर के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसमें लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। उसके अलावा वो इतना छोटा था कि शिराजी बिल्ली बनकर तो वहां से गुजर सकता था, मौजूदा हालत में नहीं। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर खुली फजा में मुझे ताजगी और फरहत का एहसास हुआ। थोड़ी देर के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है शिराजी के बेडरूम में कोई और गन भी हो और वो कमरे से निकलते ही फायरिंग शुरू कर दे। मैं झपट कर कमरे में दाखिल हुआ तो शिराजी बेड के साइड रैक की दराज खोल कर कुछ देख रहा था। मैंने रिवॉल्वर निकाला और अचानक उसके सर पर जा पहुंचा। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी और वो दराज में से कोई टैबलेट निकाल रहा था। मैंने मुतमईन होकर रिवॉल्वर जेब में रख लिया। साइड टेबल से जग उठाकर पानी का ग्लास भर कर उसे दिया और जब वो टैबलेट खा चुका तो मैं उसे दोबारा ड्राइंग रूम में ले गया। मैंने पूछा, फिर क्या फैसला किया तुमने मिस्टर शिराजी? उसने आहिस्ता से कहा, जब फैसला तुम कर ही चुके हो तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उसके चेहरे से पानी की तरह पसीना बह रहा था और हालत लम्हा बलम्हा गैर होती जा रही थी। ग्लोरिया ने तशवीश से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शिराजी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रही थी। बोला, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है।
हो सके तो मुझे अस्पताल ले चलो। मैं वादा करता हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूँगा। एक मरता हुआ आदमी भला किसी से क्या कह सकता है। ग्लोरिया ने मेरी तरफ देखा, गोया पूछ रही हो कि अब क्या किया जाए। मैंने न जाने कितने अफराद को मौत के घाट उतारा था, मगर उनमें से हर एक मौत की सजा का मुस्तहिक था। एक बार नहीं बल्कि कई बार। मैंने तो बस इतना किया था कि अपनी ही अदालत से उन्हें मौत की सजा सुना दी, वो भी उस सूरत में जब किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। शिराजी कातिल जरूर था, मगर उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर वह हुकूमत के एक आला ओहदे पर फाइज था और दानिस्तगी या नादानिस्तगी में गैर मुल्की ताकतों का आलाकार बना हुआ था। मुझे उससे अभी बहुत कुछ मालूम करना था। मैंने अचानक उसे अस्पताल ले जाने का फैसला कर लिया। इसमें अगरचे रिस्क था, मगर अस्पताल के मामलात को ग्लोरिया बखूबी संभाल सकती थी। बस प्रॉब्लम उस लाश का था जो गाड़ी की डिक्की में थी, मगर फौरी तौर पर उसकी तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी। हम शिराजी को अस्पताल पहुंचाकर उस लाश को भी ठिकाने लगा सकते थे। मैंने नरम लहजे में कहा, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। शिराजी ने मुझे यूं देखा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना रहा हो या मैं उसके साथ कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्लोरिया ने कहा, जल्दी करो मिस्टर शिराजी, तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही है। फिर हम वहां से बहुत उजलत में रवाना हुए। हमने गीले कपड़े से गाड़ी की डिक्की खूब रगड़ कर साफ कर दी। शिराजी को हमने पिछली सीट पर लेटा दिया। ड्राइविंग सीट पर ग्लोरिया थी ताकि तेज रफ्तारी की वजह से किसी ट्रैफिक वाले की चालान करने या रोकने की हिम्मत ना हो। सफेद चमड़ी का यह भी बहुत बड़ा फायदा था। और फिर यह तो सोने पर सुहागा था कि सफेद चमड़ी वाली कोई खूबसूरत खातून हो। कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट वहां से ज्यादा दूर नहीं था। ग्लोरिया आंधी तूफान की तरह वहां पहुंची। मैं बार बार मुड़कर शिराजी को देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनूदगी में चला गया था और अब मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। चश्मे ज़दन में उसे स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने ग्लोरिया से शिराजी की हिस्ट्री मालूम करना चाही तो ग्लोरिया ने लाइल्मी का इजहार किया। उसने सिर्फ इतना बताया कि मुझे बस ये मालूम है कि शिराजी दिल के मरीज हैं और इन्हें शुगर की शिकायत भी है। मैं तो इत्तेफाक से इनके घर मुलाकात की गरज से गई थी। वहीं अचानक इनकी हालत बिगड़ गई। इनकी फैमिली इस्लामाबाद में है। मैं अभी यहाँ से फारिग होकर इनकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दूंगी। शिराजी को ICU में रखा गया और डॉक्टर्स ने कहा कि 24 घंटे से पहले इनके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। शाम का अंधेरा तेजी से फैल रहा था। 24 घंटे तक हमारे पास वक्त ही वक्त था। मुझे उस लाश का ख्याल आया जो गाड़ी की डिक्की में बंद थी। फौरी तौर पर हमें उस लाश से गुलू खलासी हासिल करना थी। शिराजी तो दुनिया माफिया से बेखबर कार्डियो के ICU में पड़ा हुआ था और उसकी लाई हुई मुसीबत हमारे गले पड़ गई थी। मैंने पहले शिराजी की बीवी को इन्फॉर्म करना मुनासिब समझा। उसका फोन नंबर मुझे बंगले के चौकीदार से ही मिल सकता था। इस दफा भी स्टीयरिंग ग्लोरिया के हाथ में था। चौकीदार को इतना तो मालूम था कि साहब की हालत खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। उसने शिराजी को ले जाते हुए देखकर पूछा भी था कि साहब को क्या हुआ। मुमकिन है उसने अब तक मिसेस शिराजी को इत्तला दे दी हो। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही उसने गेट खोल दिया। मैं गाड़ी सीधा पोर्च में ले गया। गेट बंद करके चौकीदार भी तकरीबन भागता हुआ पोर्च तक पहुंचा और शिराजी को न देखकर तशवीश में मुब्तला हो गया। बोला, साहब, बड़े साहब की हालत ज्यादा खराब है। मैंने नरमी से कहा, हाँ, हमने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया है। तुम हमें बेगम साहब का नंबर बताओ ताकि उन्हें इत्तला दी जा सके। चौकीदार ने जेब से मुड़ी तुड़ी और बोसीदा सी एक पॉकेट डायरी निकाली और उसके चंद सफ़े पलटने के बाद उसने बोसीदा सी वो डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी और उंगली से मिसेस शिराजी के नंबर की निशानदही भी कर दी। मैंने कहा, ठीक है, तुम गेट पर जाओ। साहब का कोई भी मुलाकाती आए तो उससे सिर्फ इतना कहना कि साहब मौजूद नहीं है। बाद में बेगम साहब जो मुनासिब समझेंगी कर लेंगी। चौकीदार ने सादतमंदी से कहा, जैसे आपकी मर्जी साहब, और वो गेट की तरफ बढ़ गया। बेडरूम का फोन मैंने नाकारा कर दिया था, मगर एक फोन ड्राइंग रूम में भी था। मैंने वहीं से इस्लामाबाद का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल बजती रही। फिर एक इठलाती हुई आवाज आई, यस, हु इज देयर? मैंने कहा, मुझे मिसेस शिराजी से बात करनी है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, होल्ड ऑन प्लीज। फिर फोन पर एक करख्ता आवाज उभरी, यस, मिसेस शिराजी स्पीकिंग। मैंने कहा, मिसेस शिराजी, मैं कराची से शिराजी साहब का एक दोस्त सुल्तान बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले उन पर बहुत स्वेर हार्ट अटैक हुआ है और वो कार्डियो के ICU में है। मिसेस शिराजी ने सपाट लहजे में कहा, उनके पास कौन है? मैंने भी तल्ख लहजे में कहा, उनके पास इस वक्त कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल था कि वो फोन पर ही रोना धोना शुरू कर देगी और चीख चीख कर घर के हर आदमी को शिराजी के एडमिट होने की इत्तला देगी। वो बोली, आपने बताया कि वो ICU में है? इस सूरत में तो डॉक्टर यूं भी मरीज से किसी को मिलने नहीं देते। मैं कोशिश करूंगी कि कल नाइट कोच से किसी भी वक्त कराची पहुंच जाऊं। फिर आप भी तो दोस्त हैं शिराजी के, उस वक्त तक आप भी केयर कर सकते हैं उनकी। मैंने कहा, सॉरी टू से मिसेस शिराजी, दोस्त तो मैंने यूं ही रस्मन कह दिया था। अभी 2 घंटे पहले ही तो उनसे मुलाकात हुई है, एक ऑफिशियल सिलसिले में। वो बोली, आप उनके डिपार्टमेंट वालों से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? मिसेस शिराजी ने यूं कहा
जैसे किसी पड़ोसी के बारे में कह रही हो। मैंने कहा, आप उनकी बीवी हैं? मेरा ख्याल था कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। फिर मैंने उसे तपाने के लिए कहा, मगर शिराजी ठीक ही कह रहा था। वो बड़ा फरोख्ता होकर बोली, क्या बकवास कर रहा था वो? मैंने कहा, कह रहा था कि मेरी बीवी दुनिया की अहमक तरीन, फोहड़ और बदसूरत औरत है। बस गले में पड़ा हुआ ढोल है जिसे बजाना मेरी मजबूरी है। उल्लू की पट्टी मरती भी नहीं ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। वो बिफर कर बोली, ये सब कहा था उसने? मैंने कहा, वो तो ये भी कह रहा था कि उस हरामजादी ने मुझे कंगाल कर दिया। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और उल्लू की पट्टी बराबरी करती है बड़े बड़े सनतकारों और वजीरों की बीवियों की। मैंने जितनी गालियां उसे दी थी वो इंतहाई गुस्से की हालत में दी थी। मैंने शिराजी की आड़ में अपने दिल की भड़ास निकाल ली। वो बोली, मैं अभी फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से कराची पहुंच रही हूँ। उस खबीस की ये जुर्रत कि मुझे किसी अजनबी के सामने गालियां दे, और तुम भी जरा अपना नाम पता मुझे बता देना। मैंने कहा, मैं अमेरिकन काउंसलेट का एक छोटा सा अफसर हूँ। काउंसलेट की फर्स्ट सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे आपकी बात करवाऊं। अमेरिकन काउंसलेट का नाम सुनकर वो झाग की तरह बैठ गई। चंद लम्हे तक खामोश रही, फिर बदले हुए लहजे में बोली, अगर आपको जहमत ना हो तो कराची में उनके ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें। मैं भी कराची पहुंच रही हूँ। इससे पहले ही मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चौकीदार हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पर चला गया। मैंने सोचा इस दौरान शिराजी के बंगले की तलाशी ही ले लूं। ग्लोरिया शायद मुझसे चंद मिनट पहले सोच लेती थी, क्योंकि वो तलाशी लेने में मसरूफ हो चुकी थी। हमने सबसे पहले बेडरूम से इब्तिदा की, मगर वहां सिवाय ऑफिस के कागजात और बोसीदा फाइलों के कुछ न मिला। मुझे यकीन था कि शिराजी के बेडरूम में ऐसा कोई खुफिया सेफ जरूर मौजूद होगा जिसमें वो कॉन्फिडेंशियल फाइलें और कागजात रखता होगा। ये जरूरी नहीं था कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ हो। इस किस्म के बड़े अफसर यूं भी जरूरी कागजात की हिफाजत के लिए ऐसी एक सेफ जरूर रखते हैं जो दूसरों की नजरों में आसानी से ना जाए। ग्लोरिया ने कपड़ों की अलमारी के तमाम कपड़े निकाल कर बेड पर ढेर कर दिए। उसे शायद कुछ शुबा हुआ था कि इन कपड़ों के पीछे कुछ है। फिर उसका शुबा दुरुस्त साबित हुआ। उस अलमारी की दो तहें थीं। एक तह तो सामने ही थी, दूसरी तह का दरवाजा स्लाइडिंग डोर की तरह एक तरफ हट गया। अंदर दरमियाने साइज का एक सेफ था जिसमें आहनी तिजोरी की तरह हैंडल लगा हुआ था। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजा आहिस्तगी से खुल गया। उसमें दो खाने थे। एक में तरतीब से कागजात और फाइलें रखी हुई थी और दूसरे खाने में नोटों की गड्डियां थीं। ग्लोरिया ने जल्दी से एक एक करके तमाम फाइलें बाहर निकाल लीं। फिर हम दोनों जल्दी जल्दी उनकी वर्कगर्दानी करने लगे। उनमें कुछ इंतहाई सीक्रेट फाइलें थीं। उसूलन शिराजी को ये फाइलें घर में नहीं रखनी चाहिए थी। एक फाइल की वर्कगर्दानी करते हुए ग्लोरिया की आंखें चमकने लगीं। मैं भी चौंक कर उसे देखने लगा। उसमें न सिर्फ अहमद अली के खिलाफ सबूत थे, बल्कि मजीद उस जैसे खुदा तरस और गरीबों के हमदर्द सियासतदानों के खिलाफ सबूत थे जिनका नाम ही नेकी और तकद्दुस की अलामत था। उनमें से एक साहब तो एक मजहबी जमात के सरकर्दा लीडर थे और अपना हर जुमला अस्तगफिरुल्लाह और सुभान अल्लाह से शुरू करते थे। इन सब ने पाकिस्तान का एक बिल्कुल ठीक ठाक कार्गो शिप स्क्रैप करवाया था, सिर्फ कागजों में। फिर उस जहाज को एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया था औने पौने दामों में, और वो कंपनी इन्हीं हजरात की थी। शिराजी भी बहुत काइयां था। उसने अपने बचाव का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ये तो एक सौदा था। शिराजी की मार्फत ऐसे न जाने कितने सौदे हुए होंगे। एक और फाइल में उन लोगों की तफसील थी जिन्हें 2-2 लाख रुपए लेकर सीडीसी जारी की गई थी। सीडीसी असल में एक इजाजतनामा था जिसे पासपोर्ट का निमुल बदल भी कह सकते हैं। जहाजरां सीडीसी के जरिए हर मुल्क में बगैर वीजे के जा सकते हैं। सीडीसी जिन लोगों को जारी की गई थी उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में थी। इसमें भी करप्ट अफसरान के हिस्से भी थे और करप्ट लीडरों के भी। मैंने वो तमाम कागजात फाइलों में से निकाल कर अपनी शर्ट का गिरबान खोलकर उसमें ठूंसे और बंद कर लिए। मैंने देखा ग्लोरिया ने तकिए का एक गिलाफ उतार लिया। उसने खाली गिलाफ में नोटों की तमाम गड्डियां भरी और गिलाफ का मुंह चादर से एक पट्टी फाड़ कर मजबूती से बंद कर दिया। मैंने ग्लोरिया से कहा, मुझे अफसोस हुआ तुम्हारी ज़हनियत पर। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारी कमजोरी करेंसी नोट हैं, वरना। बोली, बकवास बंद करो और अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो। उसने खुफिया सेफ बंद करने के बाद उसमें सलीके से कपड़े टांगने शुरू कर दिए। अलमारी बंद करने के बाद उसने मुझे दरवाजे की तरफ धकेला। फिर बोली, खुदा के लिए यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ तो अजीब तरह की घुटन है। लगता है शिराजी ने काफी अरसे से कमरे की खिड़कियां नहीं खोली। यहाँ धूप का गुजर भी नहीं है। उसे भी वही एहसास हुआ था जो शिराजी की मौजूदगी में मुझे हो चुका था। मुझे ये भी खतरा था कि मिसेस शिराजी ने कहीं उसके डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म न कर दिया हो। जाहिर है वो लोग पहले सीधे यहीं आते। बेहतर यही था कि अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल लिया जाए। ग्लोरिया ने नोटों से भरा हुआ तकिए का गिलाफ बोरी की तरह उठाकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर फेंक दिया। बाहर अब अच्छा खासा अंधेरा फैल गया था और मैं सोच रहा था कि इस औरत की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए जो हमारे लिए बलाए नागहानी बनी हुई थी।